वेलकम स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा है 8th डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, अ कंपैरेटिव स्टडी, जिसमें हम लोग कर रहे थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट आर द रीजंस फॉर द स्लो डाउन ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी? Scholars are of opinion that political instability, over dependence on remittances and foreign aid, along with volatile performance of agriculture sector, are the reasons for the slowdown of the Pakistan's economy. स्कॉलर्स का ये मानना है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो बहुत धीमी पड़ चुकी है, उसका मेन कारण है कि वहां पे राजनीतिक अस्थिरता है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि पाकिस्तान में 1947 के बाद से लेकर अब तक किसी भी सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया, यानी कि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस। पाकिस्तान हमेशा उस पैसे पर डिपेंड रहता है जो बाहर के देशों से उसे प्राप्त होता है। नंबर 3, फॉरेन एड, विदेशी सहायता पर डिपेंड रहना, कभी वर्ल्ड बैंक से उधार लेना, कभी अमेरिका के सामने हाथ फैलाना, और चाइना तो उसका दोस्त है ही, आपको पता है। चाइना से बहुत सारा पैसा जाता है एज एन एड। और इससे भी बड़ा कारण है कि वहां के पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी हालत बिल्कुल सही नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। सप्लाई है नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा है। आटे का रेट भी हाल फिलहाल में सुनने को मिला था कि आटा भी वहां पर बहुत ज्यादा महंगा हो चुका था, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो वोलेटाइल परफॉर्मेंस, वोलेटाइल का मतलब कभी अच्छी और कभी बुरी, कभी बहुत ज्यादा बुरी। यही कारण है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन है काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट फैक्टर्स हेल्प चाइना पॉजिटिवली इंप्रूविंग द सोशल एंड इनकम इंडिकेटर्स इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड? 1978 में चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। उस पीरियड के बाद चाइना की आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी विकास हुआ चाइना में। उसके पीछे कारण क्या है, ये हमें यहां पर बताना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, long existence of decentralized planning and existence of small enterprises। चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत अच्छा सुधार किया गया, खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, जिसे कहा जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। लैंड रिफॉर्म्स चाइना में सफलतापूर्वक पूरे हुए, जो भारत में नहीं हो पाए थे, लेकिन चाइना में उन्हें सफलता मिली। लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, प्लानिंग चाइना में सेंट्रलाइज्ड नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी प्लानिंग करने का जो राइट है वो हर लेवल पर दिया गया है चाइना में, टॉप लेवल टू लोअर लेवल। और स्मॉल एंटरप्राइजेज की भरमार है चाइना में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के कारण घर घर में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जिसकी वजह से चाइना में सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा विकास किया। और यही कारण है कि चाइना में समाज भी इंप्रूव हुआ और लोगों की इनकम भी इंप्रूव हुई। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना एज इनिशिएटेड इन 1958। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जिसके अंतर्गत चाइना ने यह डिक्लेयर किया था कि घर घर में इंडस्ट्री होनी चाहिए, यानी कि बहुत लार्ज स्केल पर चाइना ने इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। पीपल इस चीज के लिए एनकरेज भी हुए, उन्हें एनकरेज किया गया कि अपने घर घर में, आंगन आंगन में आप इंडस्ट्री लगाइए। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून्स स्टार्ट किए गए। कम्यून्स मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसान कलेक्टिवली खेती करते हैं, अलग अलग खेती करने की बजाय एक साथ मिलकर खेती करते हैं। इन 1958 there were 26,000 communes covering almost all the farm population. 1958 में चाइना में 26,000 कम्यून्स थे, जिसमें फार्म पॉपुलेशन यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है, जो लोग खेती करते हैं, वो लगभग सभी लोग कवर हो जाते हैं। कहने का मतलब कोई भी किसान अकेला अलग से खेती नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक सोसाइटी बनाकर, एक एसोसिएशन बनाकर, एक प्रकार से ग्रुप बनाकर खेती कर रहे थे। नेक्स्ट, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन मेट विद मैनी प्रॉब्लम्स। इसमें कुछ समस्याएं भी थी। समस्याएं क्या थी? पॉइंट नंबर 1, अ सीवर ड्रॉट कॉज्ड हैवॉक इन चाइना किलिंग अबाउट 30 मिलियन पीपल। चाइना में भयंकर रूप से अकाल पड़ा, जिसकी वजह से 30 मिलियन पीपल मरे, यानी कि 3 करोड़। और 1958 के हिसाब से देखा जाए तो ये 3 करोड़ की संख्या बहुत ज्यादा मानी जाती है। पॉइंट नंबर 2, when Russia had conflict with China, it withdrew its professionals who had earlier been sent to China to help in industrialization process. जब रशिया का मतभेद हो गया चाइना के साथ, तो रशिया ने जो भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स चाइना में भेजे थे, उन सभी को वापस बुला लिया। ये वो एक्सपर्ट्स थे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए चाइना में भेजे गए थे। मतभेद होने के बाद रशिया ने वापस क्यों बुला लिया इनको? ताकि चाइना को झटका दिया जाए, जिसकी वजह से ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में कुछ दिक्कतें भी आई थी, कुछ समस्याएं पैदा हुई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, चाइनाज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन बी ट्रेस्ड back to its 1978. Do you agree? Elucidate. चाइना में 1978 के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यही बात हमें यहां पर समझानी है। चाइनाज प्रेजेंट रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इट्स रिफॉर्म इन 1978। यह बात बिल्कुल सही है। चाइना इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन फेजेस, यानी कि चाइना ने एक साथ रिफॉर्म्स लागू नहीं किए, बल्कि धीरे धीरे एक एक करके रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया। इनिशियल फेज, रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले चाइना ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स स्टार्ट किए, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंतर्गत रिफॉर्म्स किए गए। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि इन एग्रीकल्चर कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स विच वर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स। दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग स्टिपुलेटेड टैक्सेस। एग्रीकल्चर कम्यून्स के अंतर्गत जमीन के छोटे छोटे टुकड़े किसानों को बांटे गए। इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स को ये टुकड़े अलॉट किए गए और ये डिसाइड किया गया कि उस जमीन से जो भी इनकम होगी वो सारी की सारी इनकम उस किसान की ही होगी, केवल थोड़े से टैक्सेस भरने के बाद।
लेटर फेज, यह कह सकते हैं सेकेंड फेज। रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। फर्स्ट फेज में रिफॉर्म्स किए गए थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। और लेटर फेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए। पॉइंट नंबर 1, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स इन जनरल एंड टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेज इन पर्टिकुलर वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को अलाउ कर दिया गया कि जो गुड्स बनाने हैं बनाइए, लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। कस्बों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो एंटरप्राइज लगानी है लगाइए। केवल ध्यान देना है इस बात पर कि हर घर घर में इंडस्ट्री होनी चाहिए और गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एट दिस स्टेट enterprises owned by government known as state owned enterprises were made to face competition। इस स्टेट में जब प्राइवेट सेक्टर को भी गुड्स बनाने की छूट दे दी गई, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो कस्बों में हो या शहर में हो, तो इससे गवर्नमेंट के पास जो एंटरप्राइजेस थी उन्हें कंपटीशन का सामना करना पड़ा। और ये बात अच्छी बात है क्योंकि जब कंपटीशन का सामना करना पड़ता है तो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस में भी सुधार आता है। इंडिया में 1991 तक कोई कंपटीशन नहीं था। यही कारण है कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस अपने अंदर कोई सुधार भी नहीं कर रही थी। लेकिन चाइना में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को कंपटीशन का सामना करना पड़ा। नंबर 3, द रिफॉर्म प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व्ड डुअल प्राइसिंग। रिफॉर्म प्रोसेस के अंतर्गत डुअल प्राइसिंग की गई। दिस मीन्स फिक्सिंग द प्राइस इन 2 वेज, यानी कि वस्तु की कीमत को यहां पर 2 तरीके से फिक्स किया जाता था। फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो भी कच्चा माल खरीदा जाता था या जो भी तैयार माल बेचा जाता था उसकी कीमत गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाती थी, क्वांटिटी भी और प्राइस भी। एंड द रेस्ट वर परचेज्ड एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइसेस। और बाकी जितनी भी चीजें थी वो सब मार्केट प्राइसेस पर डिपेंड थी, यानी कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर उनकी कीमत तय होती थी। तो यही कहलाती है यहां पर डुअल प्राइसिंग, जिसमें प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे वो खरीदें या बेचें, उसकी कीमत गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और बाकी हर चीज की कीमत मार्केट पर डिपेंड होगी, यानी कि डिमांड और सप्लाई पर। पॉइंट नंबर 4, ओवर द ईयर्स एज प्रोडक्शन इंक्रीज्ड द proportion of goods or inputs transacted in the market also increased। और समय के साथ साथ प्रोडक्शन हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया चाइना में। गुड्स का और इनपुट्स, यानी कच्चा माल कह सकते हो इनपुट को आप, रॉ मटेरियल, उनका लेन देन भी काफी बढ़ा। नंबर 5, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप। एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का निर्माण किया गया। यह वो जोन होता है जहां पर फॉरेनर्स को बहुत सारी सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं एंटरप्राइज को स्थापित करने के लिए। इसी वजह से फॉरेनर्स अट्रैक्ट हुए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स टेकन बाय पाकिस्तान फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के लिए पाकिस्तान ने किस प्रकार के डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स लिए।
path of developmental initiatives taken by Pakistan for its economic development. Point number 1, Pakistan follows the mixed economy model with coexistence of public and private sector. इंडिया को देखते हुए पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाया जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ चीजें पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के पास होती हैं और कुछ चीजों का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। नंबर 2, इन द लेट 1950s and 1960s, Pakistan introduced a variety of regulated policy framework for import substitution based industrialization. और 1950s और 60s के एंड में पाकिस्तान ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को शुरू किया जिसमें दूसरे देश से आने वाली इंडस्ट्रीज के ऊपर रोक लगाई जाती है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दी जा सके, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कंपटीशन का सामना ना करना पड़े। द पॉलिसी कंबाइंड टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स टुगेदर विद डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स ऑन कॉम्पिटिटिंग इंपोर्ट्स। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने के लिए टैरिफ का प्रयोग किया गया, अर्थात विदेशों से आने वाले गुड्स पर ज्यादा टैक्सेस लगाए गए और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के गुड्स पर टैक्सेस को घटाया गया और साथ ही साथ इंपोर्ट को कंट्रोल किया गया ताकि विदेशों से ज्यादा आइटम पाकिस्तान में आकर ना बिक सके। कंटिन्यूड, यही क्वेश्चन चलेगा अभी अगले पेज पर भी। पॉइंट नंबर 3, द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू mechanization and increase in public investment in infrastructure in selected areas which finally led to a rise in the production of food grains. इंडिया की तरह पाकिस्तान ने भी ग्रीन रिवॉल्यूशन में सफलता प्राप्त की और कुछ सेलेक्टेड क्षेत्रों में जिस प्रकार से इंडिया में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ गया था, हर चीज का नहीं बढ़ा था, केवल कुछ खास चीजों का, जैसे गेहूं, चावल, मक्का। सेम इसी प्रकार से पाकिस्तान में भी कुछ चीजों का प्रोडक्शन काफी तेजी से देखने को मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। पॉइंट नंबर 4, इन द 1970s नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस। और 1970s में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन किया गया, यानी कि वो इंडस्ट्री जहां पर मशीनें बनाई जाती हैं उनका नेशनलाइजेशन किया गया, उनका राष्ट्रीयकरण हुआ। पाकिस्तान देन शिफ्टेड इट्स पॉलिसी ओरिएंटेड इन द लेट 1970s एंड 1980s व्हेन द मेजर थ्रस्ट एरियाज वर डिनेशनलाइजेशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यानी कि 1970s से पहले तो इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया ताकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएं, लेकिन बाद में उन्हें वापस डी नेशनलाइज किया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। पॉइंट नंबर 5, द गवर्नमेंट एट दैट टाइम ऑल्सो ऑफर्ड इंसेंटिव्स टू द प्राइवेट सेक्टर। इसी के साथ साथ सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स दिए ताकि प्राइवेट सेक्टर आगे आए, अर्थात उसको कुछ सुविधाएं दी गई प्रोडक्शन करने के लिए। ऑल दिस क्रिएटेड अ कंडक्टिव क्लाइमेट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स। तो इस प्रकार से पाकिस्तान में एक नया क्लाइमेट तैयार हुआ जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। तो इस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में थोड़ा हमें डेवलपमेंट दिखाई दिया 1970s और 80s के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मेंशन द साइलेंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। साइलेंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। पॉइंट नंबर 1,
चाइना हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन क्लोजली फॉलोड बाय इंडिया। ये पुरानी बात है कि चाइना की पॉपुलेशन हाईएस्ट थी और उसके बाद इंडिया का नंबर था, लेकिन अब फिलहाल इंडिया आगे आ चुका है। वो बात अलग है कि बुक्स में अभी भी यही छपा हुआ है, तो फिलहाल तो आपको यही याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये भी लिख देंगे एग्जाम में कि इंडिया की पॉपुलेशन अब सबसे ज्यादा है और उसके बाद चाइना का नंबर आता है, तो वो गलत नहीं माना जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल। इंडिया या चाइना का केवल 1/10 है पाकिस्तान की पॉपुलेशन, एंड अकाउंट्स फॉर रफली अबाउट 1/10 ऑफ चाइना और इंडिया। पॉइंट नंबर 2, though China is the largest nation and geographically occupies the largest area among the three nations, its density is the lowest। तीनों देशों में भले ही चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि चाइना के पास एरिया भी बहुत लार्ज है, जिसकी वजह से चाइना की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी लो है, जनसंख्या घनत्व, जिसमें देखा जाता है कि 1 किलोमीटर का स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। चाइना में, अर्थात हम कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ बहुत कम है, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन भले ही ज्यादा है, लेकिन एरिया वाइज भी चाइना बहुत बड़ा है। पॉइंट नंबर 3, द पॉपुलेशन ग्रोथ इज द हाईएस्ट इन पाकिस्तान फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना। पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले में पाकिस्तान सबसे आगे है, अप्रोक्सीमेटली 1.8 पर 1000। इंडिया में 1.76 और चाइना में 0.5% से भी कम, अप्रोक्सीमेटली 0.46। पॉइंट नंबर 4, द सेक्स रेशो इज लो and biased against females in all three countries। सेक्स रेशो के मामले में तीनों ही देशों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स कम है, यानी कि जेंडर बायस्ड अभी भी बहुत ज्यादा है तीनों ही देशों में। पॉइंट नंबर 5, द फर्टिलिटी रेट इज लो इन चाइना एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान। फर्टिलिटी रेट के कारण जनसंख्या पर असर पड़ता है। फर्टिलिटी रेट का मतलब कि एवरेज आधार पर एक औरत के देश में कितने बच्चे हैं, जिसके मामले में चाइना सबसे पीछे है तीनों देशों के अंदर, अर्थात चाइना में फर्टिलिटी रेट कम है, इसका कारण 1 चाइल्ड पॉलिसी। और पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, यानी कि एक औरत के अगर देखे जाएं कि एवरेज कितने बच्चे हैं पाकिस्तान में, तो ज्यादा है। पॉइंट नंबर 6, अर्बनाइजेशन इज हाई इन चाइना विद इंडिया हैविंग 33% ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। चाइना में अर्बनाइजेशन ज्यादा है, इंडिया के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा है। अगर बात करें अर्बनाइजेशन की, तो पाकिस्तान का अर्बनाइजेशन भी अच्छा है, इंडिया का सबसे कम है, केवल 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कमेंट ऑन द ग्रोथ रेट ट्रेंड्स विटनेस्ड इन चाइना एंड इंडिया इन द लास्ट 2 डिकेड्स। पिछले 20 सालों में इंडिया और चाइना के ग्रोथ रेट के बारे में हमें यहां पर कमेंट करना है। जीडीपी ग्रोथ रेट ट्रेंड्स विटनेस्ड इन चाइना एंड इंडिया। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इन परसेंट 1980 to 2015। अगर बात करें 80 से लेकर 90 तक, 1980 to 1990, इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट था 5.7%
और चाइना का था 10.3% इन 10 सालों के बीच। 2011 टू 2015 इंडिया का ग्रोथ रेट था 6.7% और चाइना का था 7.9%, जिसे देखकर हम लोग कह सकते हैं कि पहले के कंपैरिजन में इंडिया की परफॉर्मेंस में सुधार हुआ, लेकिन चाइना की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हुई। पॉइंट नंबर 1, चाइना हैज द सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी of $19.8 trillion, whereas India's GDP is $8.07 trillion, about 40% of China's GDP। यानी कि चाइना में जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल में, उसका 40% भारत में होता है, यानी कि आधे से भी कम। पॉइंट नंबर 2, इन 2011 to 2015 there has been a decline in China's growth rate। चाइना का ग्रोथ रेट थोड़ा घटा, whereas India's growth rate increased by 1%, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट पहले से 1% बढ़ा, यानी कि इंडिया की परफॉर्मेंस में सुधार हुआ, लेकिन चाइना की परफॉर्मेंस पहले से डाउन हुई। क्वेश्चन नंबर 29, compare the contrast India and China's sectoral contribution towards GDP। मीन्स इंडिया और चाइना का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का क्या योगदान है देश के जीडीपी में। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन परसेंट, और ये डेटा है 2014-15 का। इंडिया में एग्रीकल्चर का योगदान था जीडीपी में 17%, चाइना का था केवल 9%। इंडस्ट्रीज में इंडिया का कंट्रीब्यूशन था 30%, चाइना का 43%। सर्विसेज में इंडिया का 53%, चाइना का 48%। क्योंकि ये परसेंटेज में दिया गया है तो टोटल करने पर इसका 100 ही आएगा। पॉइंट नंबर 1, share of agricultural sector in China due to topographic and climatic conditions, the areas suitable for cultivation is relatively small। यानी कि चाइना में कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस इस प्रकार की हैं कि वहां पर बहुत ज़्यादा अच्छी खेती नहीं की जा सकती। यही कारण है कि चाइना में बहुत कम लोग एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, अधिकतर लोग इंडस्ट्रीज और टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विसेज में एंगेज रहते हैं। ओनली अबाउट 10% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया, यानी कि चाइना में केवल 10% ही क्षेत्र ऐसा है जहां पर खेती की जा सकती है। द टोटल कल्टिवेबल एरिया इन चाइना अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द कल्टिवेबल एरिया इन इंडिया। दैट मीन्स भारत में जितने भी क्षेत्र में खेती होती है, चाइना में उसका केवल 40% एरिया ही ऐसा है जिसमें खेती की जाती है। इन 2014-15 इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन चाइना इज 9%। इन इंडिया द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी वाज 17%। ये वही डेटा है जो भी आपको टेबल में भी दिखाया गया था सेम, और डेटा है 2014-15 का। पॉइंट नंबर 2, शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर इन चाइना। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर contributed the highest to GDP at 43 and 48% respectively, whereas in India it is the service sector which contributes the highest by more than 50% of GDP। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 43 और 48%। ये वही डेटा है जो भी आपको ऊपर टेबल में दिखाया था, 43 एंड 48। और इंडिया में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, 50% से भी ज्यादा, क्योंकि ये था 53%। नेक्स्ट,
आज के सेशन में इतना ही करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं जो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।